नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज हम जो है वो जीएस पेपर 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, क्या समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की जो है वो विवेचना करना है। और ये 12 अंक का प्रश्न है और ये PYQ है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ क्वेश्चन है। और कभी कभी हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन इसलिए भी कराते हैं ताकि जो है आप ये जानते रहें कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। और कोई भी संस्थान या कोई भी जो टेस्ट सीरीज कार्यक्रम चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, तो कम से कम जब तक आप PYQ नहीं देखेंगे तब तक आप कैसे जान पाएंगे कि ये जो है हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है। और हम बार बार कहते हैं कि जब आप अपनी तैयारी शुरू करिए तो सबसे पहला काम तो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस देखिए, उसका परीक्षा पैटर्न जानिए, पेपर कैसे होते हैं और पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। तो वो प्रश्न पत्र देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मुख्य परीक्षा हो। क्योंकि जब आप उसको बहुत ध्यान से देख लेंगे तब आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे अपनी परीक्षा से संबंधित तो उसके साथ न्याय कर पाएंगे। न्याय ऐसे कर पाएंगे तब आप जान पाएंगे कि हमको इसमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमको पढ़ा रहा है या जो भी चीज़ें हमारे जो मैटर्स हैं वो हमको मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस समय क्या है कि मार्केट में भरमार है, मतलब तथ्यों की भरमार है, शिक्षकों की भरमार है। तो आप तभी जज कर पाएंगे जब PYQ आपके जेहन में रहेगा। तो इसीलिए पहला शिक्षक आप अपने को ही बनाइए और जा कर के सिलेबस और PYQ को खूब ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़िए, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा। ये कुछ हमारे शेड्यूल है। मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 4 बजे हम प्रत्येक दिन प्रत्येक पेपर से मंडे टू फ्राइडे यहाँ प्रश्न कराते रहते हैं। तो इस समय आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। सप्ताह में करंटली जो है करंट अफेयर्स की चीज़ें आती हैं सुबह 9 बजे प्रत्येक शनिवार को। देखिए, करंट को लेकर के बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स को जो है वो सप्ताह में 2-3 क्लास और लेके आइए। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सप्ताह में क्या है कि सारी चीज़ें आपके करंट से उपयोगी नहीं होती है। मतलब 8 से 10 घटनाएं ही ऐसी होती पूरे सप्ताह भर में जो आपके लिए उपयोगी होती हैं और उसको हम यहाँ करा देते हैं। अगर कुछ ज़्यादा भी होती है तो हमारा वीडियो 10 मिनट लंबा होता है, लेकिन हम उस टॉपिक को तो जरूर करा देते हैं, मतलब छोड़ते तो कुछ नहीं है। अब अगर हम करंट के नाम पर करंट बनाना शुरू करें तो देखिए बहुत सी चीज़ें बकवास बनाई जा सकती हैं। और मैं तो देखता हूँ कि कुछ ऐसे करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं जो डेली आती हैं, घंटा घंटा भर पढ़ाते हैं और वो ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं जिनका आपके परीक्षा से कोई सरोकार ही नहीं है। लेकिन चूंकि उनको डेली पढ़ाना है तो क्या करेंगे, उल जलूल चीज़ें कराते रहेंगे। और अच्छा, बच्चे भी इतने भोले हैं कि वो PYQ जाके नहीं देखेंगे कि भाई करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और ये जो पढ़ाया जा रहा है क्या ये उपयोगी है कि नहीं। बस वो उस टीचर पे विश्वास करके चले जाते हैं। टीचर क्या है, टीचर तो अपना उद्देश्य में सफल ही हो रहा है, उसको 4 पैसे की प्राप्ति हो ही रही है, प्रसिद्ध तो हो रहा है वो, लेकिन आप लोगों का वो कैरियर बर्बाद कर दे रहा है। तो इस तरीके की गलती नहीं करना है। करंट अफेयर्स में देखिए, सबसे पहली चीज़ आप खुद न्यूज़पेपर पढ़िए। क्योंकि बिना खुद से न्यूज़पेपर पढ़े अगर आपको लग रहा है कि आप जो है UPSC या स्टेट PCS पास कर जाएंगे, SDM बन जाएंगे, तो नहीं बनेंगे। ये लिख के ले लीजिए, गारंटी के साथ कह रहे हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर की इतनी भूमिका होती है आपके प्रीलिम्स में, करंट में, मेंस में खूब भूमिका होती है, आपकी एसए में भूमिका होती है। और इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में क्या करिएगा आप, तो ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो खुद से न्यूज़पेपर पढ़िए। मंथली आप मैगजीन एक ज़रूर फॉलो करिए। साथ में ये जो हमारा वीडियो है ये इसको भी देखिए वीकली। और फिर लास्ट में जो घटना चक्र या घटना सार आता है उसको लेकर के 3 बार रिवीजन कर लीजिए, तब जा करके आप करंट में सहज रहने वाले हैं। अगर इससे कम परिश्रम आप कर रहे हैं तो करंट में आप फेल हो रहे हैं। और करंट में अगर फेल हो रहे हैं, मतलब करंट की चीज़ें आप नहीं बना पा रहे हैं परीक्षा में, तो आप प्रीलिम्स फेल हो रहे हैं। मुख्य परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस गिरेगा, इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू खराब होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स को हल्के में मत लीजिएगा।
चलिए थोड़ा सा बोल देते हैं, कभी कभी रहता है, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे हम लोग क्लास में बैठे रहते हैं तो बच्चे आते रहते हैं, तो जब बच्चे ये कहते हैं कि सर पेपर ना पढ़ें, कुछ ऐसा बताइए कि पेपर का विकल्प, तो मतलब यही लगता है कि या तो अपना सर फोड़ ले या तो स्टूडेंट का फोड़ दे, कि यार मतलब या तो महामूर्ख है या चीज़ों को समझ नहीं रहा है कि आप तैयारी करने आए हैं यूपीएससी की, आपको कलेक्टर बनना है, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, और न्यूज़पेपर से आप भाग रहे हैं। तो न्यूज़पेपर खुद से पढ़िए, ये मेरा सुझाव है और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। क्या समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की जो है भूमिका की विवेचना करना है। तो देखिए आपके प्रश्न का में जो है वो 2 पार्ट है, और जब भी आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो खूब ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न की डिमांड क्या है और प्रश्न कितने डायमेंशंस में पूछा गया है। तो चूंकि इसमें देखिए संसदीय समितियों की बात हो रही है, ये तो आपका की पॉइंट है, और संसदीय समितियों के तहत ही एक अस्थायी प्रकार की समिति होती है प्राक्कलन समिति, उसके बारे में पूछा गया है प्रश्न। तो सबसे पहले तो संसदीय समितियों के बारे में बताइए कि क्या है, और वही आपकी चूंकि की पॉइंट और आपकी भूमिका का वो भाग हो जाएगा। तो संसदीय समितियां वे समितियां हैं जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती हैं और लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा सभापति के निर्देशों के अनुसार जो है वो कार्य करती हैं। मतलब इनकी जो समितियां होती हैं, इनका जो गठन होता है, या तो ये नियुक्ति होती हैं या तो निर्वाचित होती हैं, पहली चीज, और ये लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के निर्देशों में कार्य करती हैं, क्योंकि यही जो है संसदीय उसमें जो है ये हेड होते हैं। भाई लोकसभा अध्यक्ष होता है जो, और जो राज्यसभा का सभापति होता है मतलब उपराष्ट्रपति। ये विधेयकों की जांच करती हैं, नीतियों पर चर्चा करती हैं एवं सरकार की निगरानी करती हैं। मतलब इन्हीं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं समितियां। सबसे पहले जो विधेयक होते हैं जो प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी ये जांच करती हैं, फिर जो नीतियां जो बनती हैं उस पर ये चर्चा करती हैं, और फिर सरकार की जो है ये निगरानी भी करती हैं। यह अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या सभापति को सदन में सौंपती हैं या सदन को सौंपती है। मतलब या तो ये जो अपनी रिपोर्ट है अध्यक्ष को सौंपेंगे या सभापति को सौंपेंगे या सदन में प्रस्तुत करेंगी, ये जो संसदीय समितियां होती हैं। तो आप अपनी भूमिका में इसी तरीके से स्मार्ट काम करना है कि 15 से 20 शब्दों में जो है जो की पॉइंट है उसी को एक्सप्लेन कर देना है। फिर जो संसदीय समितियां होती हैं वो बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। आप सभी प्रीलिम्स में पढ़े ही होंगे कि एक स्थायी समितियां होती हैं और एक अस्थायी समितियां, या इसी को तदर्थ समिति भी कहते हैं। देखिए स्थायी समितियां वो होती हैं कि जो वर्ष भर जो है वो हमेशा बनी रहती है, मतलब उनका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। और जो अस्थायी या तदर्थ समितियां होती हैं वो किसी उद्देश्य को लेकर के गठित की जाती हैं, और जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो वो स्वतः ही जो है वो समाप्त हो जाती है। वही आप बता रहे हैं। और स्थायी समितियों के तहत जो है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति आदि जो है वो होती हैं। और अस्थायी समिति वही है कि इसका गठन विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो यह जो है वो समाप्त हो जाती हैं। और अब अगर समिति की उपयोगिता की बात हो, चूंकि प्रश्न में का एक भाग यही है कि समिति की जो उपयोगिता है, तो चूंकि भारत में संसद के जो कार्य हैं वो विविध, विशाल एवं जटिल हैं, इसके पास सभी विधायी उपायों और अन्य मामलों की जो है विस्तृत जांच करने की न तो पर्याप्त समय है और न ही आवश्यक विशेषज्ञता। सोचिए कि करीब करीब 750-800 लोग मिल करके पूरे भारत के जो है विधायी निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। मतलब जो सांसद होते हैं, जो एमपीज होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके, तो उनके पास काम की अधिकता कितनी ज़्यादा होती है वही आप बता रहे हैं। क्योंकि चूँकि भाई एक विशाल जनसंख्या है, उसके साथ ही जो है इनके जो कार्य होते हैं विविध और बहुत जटिलता लिए होते हैं। तो ऐसे में ये अपने कामों को बहुत बेहतर करने के लिए इस प्रकार की समितियों से जो है वो सहयोग लेते हैं। इसलिए कई स्थायी और अस्थायी समितियों का जो है वो गठन किया जाता है,
जो संसद को विधायी कार्यों में जो है वो सहायता करते हैं। और कैसे सहायता करते हैं? तो सबसे पहली सहायता करते हैं विधायिका को जो है वो नीति निर्माण में सहायता करते हैं। और इसी तरीके से आपको भी ऐसे पॉइंट फॉर्म में अपनी परीक्षा में बताना होगा। तो नीति निर्माण में मदद करना, फिर विभिन्न मंत्रालयों की मांगों का जो है ये अध्ययन करते हैं, ये जो समितियां होती हैं। क्योंकि जब बजट सत्र होता है तो उसमें जो है जो उसके पहले जो मंत्रालय होते हैं वो अपने वर्ष भर के खर्चे के लिए तमाम जो है वो डिमांड रखते हैं, एक मद का प्रस्ताव भेजते हैं कि हमको मतलब इस विकास के लिए इतना मद चाहिए होता है। तो उनके मद की जांच जो है ये समितियां ही करती हैं। और ये देखती हैं कि अगर सपोज करिए एग्रीकल्चर विभाग है, अगर वो 1 लाख करोड़ की डिमांड कर रहा है तो क्या उसको दिया जाना चाहिए कि उसकी चीज़ों को थोड़ा सा काट करके हमको एजुकेशन या हेल्थ पे देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का जो है वो सामंजस्य कौन बैठाता है? यही समितियां बैठाती हैं। फिर विभिन्न विभागों के व्यय की जो है ये जांच भी करती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो लोक लेखा समिति है वो क्या करती है? वो जांच करती है। फिर एस्टीमेट समिति जो प्राकलन समिति है, तो ये सबों का काम होता है कि जो व्यय आप कर रहे हैं तो उनकी भी जो है इसके द्वारा जांच करती है। और ये भ्रष्टाचार के मामलों की भी जो जांच करती है, मतलब ये जो समितियां हैं, कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मुद्दा है तो इन्हीं को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसमें जो एमपीज होते हैं तो वो अपना बैठ करके सर्वसम्मति से एक निर्णय लेते हैं। और देखिए सर्वसम्मति क्या, बहुमत के हिसाब से निर्णय लिया जाता है, क्योंकि सर्वसम्मत तो भारतीय लोकतंत्र में बना पाना बहुत मुश्किल है। अभी सत्र चल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरीके मतलब संसद भवन में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये लगता ही नहीं है। उनसे बेहतर मतलब जो परफॉर्मेंस है हमारे नर्सरी के बच्चे करते हैं अपने क्लास में, कि एक बार अगर टीचर जो है कह देता है कि आप लोग शांत रहिए तो शांत हो जाते हैं। और यहाँ राज्यसभा हो या लोकसभा, यहाँ के जो स्पीकर हैं जब ये बैठे रहते तो ये हमको कितने दिनहीन नज़र आते हैं कि ये लोग सिफारिश करते रहते हैं माननीयों से, और ये अपने रॉ में मतलब अनाप शनाप कुछ भी जो है वो बोलते रहते हैं। और इन लोगों का सोचिए मतलब स्तर क्या है कि ये लोग कमेंट करेंगे। अभी एक मूवी आई है छावा पे, औरंगजेब पे है और संभाजी महाराज पे है। और उसमें भी कुछ ऐसे हैं कि वो औरंगजेब का महिमा मंडन करने लगते हैं, और वो भी भारत में रह करके। सोचिए, देखिए जो इतिहास की चीज़ें हैं वो तो हैं, लेकिन आप एक आक्रांता को, एक अताताई को इस तरीके से महिमा मंडित करना वो तो कहीं से उचित नहीं है। और उसी को लेकर के फिर एक जन विद्रोह हो जा रहा है। इसी तरीके से अभी जो है राणा सांगा मुख्य भूमिका में आ गए हैं कि अब एक डिबेट का प्रश्न है कि भाई अगर बाबर जो है भारत आया तो उसको किसने बुलाया? तो एक वर्ग कह रहा है कि वो राणा सांगा के द्वारा बुलाया गया, और कुछ लोगों का कहना है कि राणा सांगा देशभक्त हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राणा सांगा जो है वो गद्दार है। लेकिन ये कह कौन रहा है? नेता कह रहा है, राजनेता कह रहा है, और जो अपने हितों के अनुसार काम कर रहे हैं। किसी का राणा सांगा को गद्दार करने में किसी को लाभ है तो उस तरीके का स्टैंड अप रहा है, किसी को राणा सांगा को देशभक्त बनाने में है वो अपना एजेंडा साबित कर रहा है। लेकिन इतिहास जो है, जो सच्चाई क्या है कि ये दोनों के बीच में है। और इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये आग्रह भी करना चाहेंगे अपने माननीय लोगों को कि कृपया इतिहास की चीज़ों में, मतलब जो इतने सेंसिटिव जो मुद्दे हैं वहाँ ये अधकचरा ज्ञान लेकर के आप लोग कोई ऐसा वक्तव्य मत दीजिए कि जिससे जो हमारी एक तरीके से जो राष्ट्रीय पहचान है या जो राष्ट्रीय एकता है, अखंडता है, उस पर कहीं कोई आँच आए। तो थोड़ा सा विषेत्तर हो गया, चूंकि ज्वलंत मुद्दा था, मन में था, तो थोड़ा सा हम भी इस पे बोल दिए। देखिए संसदीय समितियां संसद और लोगों के मध्य जो है वो कड़ी का भी काम करती हैं। मतलब इतनी चीज़ें जो है वो संसदीय समितियों की उपयोगिता को जो है वो साबित करती हैं। और ये आपके प्रश्न का जो है एक पक्ष है। अब दूसरे पक्ष को जो है हम इस सूचना के बाद देखते हैं। सूचना यही है कि देखिए संस्थान के द्वारा 2 बैच चल रहे हैं, एक तो अब की बार मेंस पर, और दूसरा जो है शून्य से शिखर बैच। अब की बार मेंस पार बैच ये उन बच्चों के लिए है कि जो इस बार मेंस दे रहे हैं, तो वो इस बैच से जुड़े। और यहाँ जो है 15 जून तक जो है आपकी परीक्षा से करीब करीब 12-13 दिन पहले ही प्रत्येक पेपर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
वो यहाँ करा दिए जाएंगे विथ PYQ, मतलब जो PYQ आने की संभावना ज़्यादा है। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा बैच है शून्य से शिखर बैच, ये उन बच्चों के लिए है कि जो 2025 के PCS को टारगेट किए हुए हैं, तो उनके लिए भी अभी जो अवसर है वो मुख्य परीक्षा पढ़ने को है। और मुख्य परीक्षा को इतना बढ़िया से पढ़ने को है कि आप जो है अगली बार जब PT में बैठी, PT पास करिए तो फाइनल जो है वो सिलेक्शन ले लीजिए। और फाइनल सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप जो है मुख्य परीक्षा में मतलब आंसर राइटिंग खूब किए होंगे। क्योंकि मुख्य परीक्षा पास करने की अब शर्त जो है वो ज्ञान कम आंसर राइटिंग ज़्यादा हो गई है। क्योंकि आपके स्पीड की जो चीज़ें हैं, आपको लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कम समय में टू द पॉइंट लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रख रही हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बहुत से अच्छे अच्छे विद्वान जो बच्चे हैं वो जो है एकेडमिक में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो जा रही हैं, लेकिन UP PCS या UPSC में प्रीलिम्स तक नहीं पास कर पाते या मुख्य परीक्षा में फेल हो जाते हैं। उसका एक बड़ा कारण यही है कि उस तरीके की चीज़ें वो अप्रोच नहीं डेवलप होता है। तो टेस्ट सीरीज का एक उद्देश्य ये भी है कि आप में जो है वो साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो जाती है कि कैसे जो है हम 3 घंटे में अपने प्रश्न पत्र को पूरा करें, और पूरा ही ना करें, टू द पॉइंट, मतलब प्रश्न के डिमांड के अनुसार बने रहते हुए पूरा करें। और यही सबसे अनिवार्य होता है। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। इस तरीके से आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा। ये जो है जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी तो फिर जो है इस तरीके से मॉडल आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। अब आपके प्रश्न का जो दूसरा पार्ट था कि प्राक्कलन समिति की संरचना को लेकर के था। तो प्राक्कलन समिति की अगर बात की जाए तो इसकी संरचना में देखें तो ये जो है 30 सदस्यीय होता है। प्रीलिम्स में आपने पढ़ा भी होगा कि प्राक्कलन समिति जो होती है वो 30 सदस्यीय होता है। और 30 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से संबंधित होते हैं। जैसे अगर लोक लेखा समिति की बात की जाए तो वहाँ जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो है वो लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो यहाँ 30 सदस्य जो है वो लोकसभा से होते हैं। इनका चुनाव जो है वो प्रत्येक वर्ष होता है, मतलब ये जो इसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं प्रत्येक वर्ष बदलते रहते हैं। समिति बनी रहती है, अध्यक्ष और सदस्यों का जो है चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है। और जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर द्वारा जो है वो निर्वाचित किए जाते हैं। फिर समिति का अगर कार्य देखा जाए, क्योंकि प्राक्कलन समिति कार्यों पे पूछा गया है प्रश्न में आपके, तो इसके प्रमुख कार्यों में वार्षिक अनुदानों एवं अतिरिक्त व पूरक अनुदानों की जो है वो जांच करना। मतलब प्राक्कलन समिति जो सबसे पहला काम करता है कि जो वार्षिक अनुदान है और अतिरिक्त एवं जो पूरक अनुदान के लिए जो बजट पेश किया जाता है उसकी ये जांच करता है। फिर यह जांच करता है कि क्या धन का अनुमान निहित नीति के सीमाओं के भीतर है कि नहीं है। मतलब वही कि आपने धन का जो डिमांड किया है वो जो आवश्यक सीमा है उसके अंतर्गत ही है कि उससे ज़्यादा है। यदि उससे ज़्यादा है तो वो प्रस्ताव देगा कि आप अपनी चीज़ों को कम करके, एस्टीमेट को कम करके भेजिए। और यदि आप नहीं करके भेजते हैं तो आपकी मतलब वो खिलाफ भी जो है वो अनुशंसा कर सकता है। फिर प्रशासन के कार्य कुशलता, मतलब प्रशासन में कार्य कुशलता बढ़ाने एवं किफ़ायती बनाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का जो है वो सुझाव भी देता है। तो ये तो है प्राक्कलन समिति के कार्य, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या है कि यह बजट प्राक्कलनों की जांच तभी कर सकता है जब संसद में इसके लिए मतदान हो चुका हो, इससे पहले नहीं। मतलब अब पीछे तो कहा गया कि जांच करेगा, लेकिन इसके साथ एक अंकुश भी लगाया गया, वो ये कि जब तक जो है संसद में जो बजट को लेकर के अगर मतदान हो चुका है तो उसके जो है ये पहले नहीं कर सकता, मतलब उसके बाद ही जो है ये जांच कर सकता है। फिर इसकी अनुशंसाएं जो होती हैं वो परामर्शकारी होती हैं, न कि बाध्यकारी। मतलब अनुशंसा तो वैसे भी जो है वो बाध्यकारी नहीं होती। मतलब अनुशंसा मतलब कि भाई हमारा ऐसा मानना है। अब आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसका एक उदाहरण हम देते हैं कि जैसे आप देखते होंगे कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी, तो अर्थशास्त्र जो थी वो
मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी तो देती है, लेकिन वो प्रशासन की जानकारी का बहुत एथेंटिक स्रोत इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि वो जो है वो एक अनुशंसात्मक पुस्तक थी। मतलब उसमें जो है चाणक्य ने, जो कौटिल्य थे, उन्होंने जो है शासन प्रशासन में राजा की भूमिका क्या होती, युवराज की भूमिका क्या होती, मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, मतलब कैसा शासन होना चाहिए उसकी अनुशंसा उन्होंने किया था। अब शासक उस अनुशंसा को कितना जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा था, ये शासक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी एक सीमा है कि भाई हम परामर्श दे रहे हैं, आप हमारे परामर्श को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। फिर यह संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं कर सकती। मतलब इसके यहाँ भी हाथ बंधे होंगे कि अगर कोई संसद जो है वो कोई निर्धारित नीति बना रही है तो उस पर जो है ये प्रश्न नहीं उठा सकता है कौन, जो एस्टीमेट या प्राक्कलन समिति है। यह प्रतिवर्ष केवल कुछ चयनित मंत्रालयों या विभागों की ही जो है वो जांच करती है। एडीआर की हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि इन संसदीय समितियों की प्रभावशीलता कम हो रही है। मतलब जो एक रिपोर्ट आई है एडीआर की, तो उससे अब ये पता चल रहा है कि ये संसदीय समितियां आवश्यक तो बहुत है, लेकिन इनकी भूमिका धीरे धीरे, इनकी महत्ता धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि राज्यसभा समितियों की लगभग 42% ही जो है वो दक्षता है। मतलब जो राज्यसभा से संबंधित समितियां हैं उनकी जो दक्षता है अब 42% तक ही रह गई है। वायस वोटिंग, रिपोर्ट की गैर बाध्यकारी प्रकृति और समितियों की रिपोर्ट के परिणामों पर चर्चा करने के लिए अलग से समय नहीं देना इसके उद्देश्यों को और जो है वो सीमित कर देता है। मतलब भाई हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, तो आप अगर मान लिए तो हमारी महत्ता बढ़ी, लेकिन यदि आप नहीं माने तो हम आप उसके लिए आपको हम कोई दंड नहीं दे सकते, या हम तो ये भी नहीं कह सकते कि आपने मेरी रिपोर्ट को मानी क्यों नहीं। हम तो ये भी पूछने के हमारे पास राइट्स नहीं है, तो फिर हमारा महत्व कैसे रहेगा। फिर दूसरी चीज़, जो हम अपना रिपोर्ट देते हैं उसके परिणामों पर भी जो है वो चर्चा करने के लिए अलग से जो है वो कोई समय ही नहीं दिया जाता। मतलब अगर रिपोर्ट हमने दे दिया है तो सरकार के इच्छा पे है कि वो क्या करती है, उस पर मतलब चर्चा तक नहीं होती, इसके उद्देश्य को जो है सीमित करती हैं। तो ये आपने बता दिया। अतः विशाल जनसंख्या तथा संसदीय व्यवस्थाओं में शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि संसदीय समितियों को अधिक सहायता प्रदान की जाए, साथ ही इसके निर्णयों को जो है वो प्राथमिकता प्रदान की जाए। मतलब चूंकि संसदीय समितियों की भूमिका है, क्योंकि सारे काम तो माननीय सांसद लोग कर नहीं सकते, और माननीय सांसद लोगों की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि करीब करीब 50% से ज़्यादा लोग तो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और वो केवल माननीय बन गए हैं। उनसे आप नीति निर्माण की ABCD की उम्मीद नहीं कर सकते, और जो थोड़े बहुत बौद्धिक लोग हैं तो उन्हीं के माध्यम से चीज़ें चलाई जानी है, और अगर और उनकी भी सीमा है कि सारी चीज़ें वो कर नहीं सकते। तो ऐसे में इनकी भूमिका तो है, और आवश्यकता है कि इन्हें जो है और सशक्त बनाया जाए, न कि इनके अधिकारों की कटौती की जाए। हमारा तो ये सुझाव है कि ये जो संसदीय समितियां हैं इनके सुझावों को जो है वो बाध्यकारी बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो है काफ़ी डिबेट के बाद, मतलब कोई भी निर्णय जो है काफ़ी डिबेट के बाद निकलता है, जिसमें पक्ष विपक्ष सभी के सांसद होते हैं, तो एक तरफा फैसला भी नहीं हो पाता। तो जरूरी तो है, बस इसे और सशक्त बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से अब संसदीय समितियों या प्राक्कलन समिति को लेकर के कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप करने में सफल रहेंगे, सहज रहेंगे। ये कुछ लिंक्स हैं, एक तो हमारा टेलीग्राम है, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ आप हमसे 24 घंटा जुड़े रह सकते हैं। यूट्यूब की तो एक सीमा है भाई, मॉर्निंग में 9 बजे, इवनिंग में 4 बजे, लेकिन यहाँ तो आप हमेशा हमसे चैट से बात कर सकते हैं, या कुछ भी नई सूचना होती, नई चीज़ें आती तो सबसे पहले हम यही बताते हैं आप लोगों को। दूसरी चीज़, ये हमारा यूट्यूब है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और एक हमारा सेकंड चैनल संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये दोनों चैनल आप ही के हैं और आपके लिए बहुत उपयोगी भी हैं। तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आप ही के चैनल है, और इसे आप ही को जो है वो आगे बढ़ाते रहना है। देखिए, वीडियो तो आप सभी लोग बहुत देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो आप लोग कमेंट भी करिए।
और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप जो है वो संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।